हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का राधे जी एस में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पे होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें में पिछले वीडियो में हम लोग RWA का और घटना चक्र का टो सीरीज सॉल्व कर चुके थे। वो प्लेलिस्ट में नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग एग्जामपुर का जो प्रैक्टिस सेट है होमगार्ड के लिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अब ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं है, जहाँ से कहीं से भी हो, जितना ज़्यादा आप लोग चाहें तो रिवीजन करिए। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग भी आज डेली इस पे मतलब एग्जामपुर का डेली 2 प्रैक्टिस सेट इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर कर लीजिए और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए कि मतलब वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ना, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका में है। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका में है। ठीक है, तो पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 1 का क्या हो जाएगा, डी। देखिए, केवल हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, अगला है, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए, वंदे मातरम जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था, ये बंगाली में लिखा गया था। किसमें, बंगाली में। थोड़ा सा इसका प्रिंट खराब है, लेकिन ये पहले से ही ऐसा ही था, तो कोई नहीं, आप लोग बस प्रश्न देखने से मतलब है। तो तीसरा प्रश्न है, कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है ये हॉकी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दिया है, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सत्यमेव जयते का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, ये होता है कि सत्य की विजय, विक्टोरी ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, क्या है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन है। तो ये कौन सा है, तो ये घुमरा है। कौन सा है, घुमरा। घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो उड़ीसा का। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, यकृत होती है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखिए, रक्त का जो लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, क्या होता है जल का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है H2O। ठीक है, आप लोग देखिए, जितने लोग भी RWA का प्रैक्टिस सेट साल किए होंगे उनको और ये साल करेंगे ना, तो उसके मतलब तुलना देखेंगे तो ये पेपर काफी मतलब इनका पेपर काफी आसान है। RWA का पेपर मुझे भी लगता था थोड़ा बहुत कठिन है। ठीक है, तो कहे नहीं, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा कठिन प्रश्नों को ही प्रैक्टिस रहेगा सही रहेगा। तो खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही, बी सही होगा। अगला, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। देखिए, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ये होता है अग्नाशय से। अगला, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, मानव शरीर में सबसे कठिन मतलब कह रहा है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या है, तो ये दांत का इनेमल है, मतलब दांत में होता है, इनेमल नामक पदार्थ होता है। अगला, किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है। किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या, वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण में तरल जो होता है गैस में बदल जाता है। अगला, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है। कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है, तो ये कौन सा एमीटर है। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा मापता है। अगला, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। तो देखिए, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। और देखिए, वीडियो जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ रुक गया था, तो जहाँ तक लग रहा है मुझे कि प्रश्न संख्या 15 हो गया था या 15 करना था, तो खैर हम लोग देख लेते हैं इसको। कह रहा है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। तो कौन सा विटामिन रक्त को थक्के जमाने में सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो देखिए, वैदिक जो सभ्यता है ना, ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते कर रहे हैं, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर में उपहार दिया था। कब, तो 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 18 प्रश्न कर रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस इतालवी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है वह कौन था। तो ये कौन था, तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। ठीक है, ये मतलब इटली का यात्री था और ये विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया था। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 20, तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो था ना, ये बंगाल विभाजन के स्वरूप मतलब आया था। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इसमें हड़प्पा स्थल देखा जाए, प्रश्न संख्या 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सागौरा। ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ये पसाड़कालीन स्थल है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। तो सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और संयोग से आज इनका जन्मदिन भी है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो कितनी है? ये प्रश्न संख्या 25 है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 35 से लेके, सॉरी 12 से लेके कहाँ से 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है और इनकी जो संख्या है 6 प्रकार की है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस मिला जुला के 6 तरह का। 33 प्रश्न कर रहा है, अच्छा 33 नहीं होगा ना, इसके आगे होगा इस पे भी। हाँ, प्रश्न संख्या 26 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, ये 2002 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो सभी लोगों को पता होगा कि संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो घोषित किया गया ना, किसको दिया गया? ये दिया गया मोहनलाल को। ये साउथ के बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो देखिए भारत की आय की गणना जो की जाती है ना, ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ये उपभोग व्यय पे किया जाता है। किस पे? उपभोग व्यय पे। और अगला है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 2017 में लागू हुआ था, 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 33 प्रश्न कह रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा? भरतनाट्यम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी सी होगा, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। वेदों की संख्या कितनी है? तो सभी लोगों को पता होगा जो वेदों की संख्या है 4 है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का क्या होगा? सी। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 प्रकार के वेद हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो देखिए खजुराहो के जो मंदिर है ना, किस शैली के उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 35 का बी होगा। 36 प्रश्न देखते हैं। कह रहा हरित क्रांति के संबंध किससे है? तो सभी लोग पता हो कि हरित क्रांति के संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। कृषि उत्पादन, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला कि खरीफ की फसल बुआई कब की जाती है? तो सभी लोग पता होगा खरीफ की फसल जो होती है ये जून जुलाई में रोपी जाती है, जब मानसून स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो देखिए भारत की मानक समय रेखा जो है ना, ये मिर्जापुर से गुजरती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा मैग्रेव वन क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मैग्रेव वन है ये सुंदरबन में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत की सबसे अधिक वर्षा, मतलब भारत की वर्षा सबसे अधिक किस मानसून से होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचकल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, मानसून पवनें भारत की किस दिशा से आती हैं? मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? तो ये कहाँ से आती हैं? तो ये उत्तर पूर्व नहीं होगा, उत्तर पश्चिम भी नहीं होगा, तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 43 प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये असम में होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है। अपना उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है चौथे स्थान पे। अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ये है मुरादाबाद में। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ये लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो ये प्रयागराज है। कौन है? प्रयागराज, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो देखिए सभी लोग पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सभी लोगों को पता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? ये लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो नौटंकी मूलतः उत्तर प्रदेश के किस भाग में, मतलब इसका एक तरह से क्रियान्वयन कब किया, मतलब किस भाग में किया जाता है नौटंकी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में नौटंकी नहीं, ब्रज क्षेत्र में जहां तक मुझे लग रहा है ना कि ये पूर्वांचल होना चाहिए। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में एक मिनट इसको हम लोग चेक ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा नौटंकी के जो प्रमुख केंद्र है ना, कानपुर हाथरस है, और अपनी नाटक शैली कानपुर, मतलब कहने का मतलब, तो कानपुर ये किस क्षेत्र में आता है भाई? तो ये ब्रज क्षेत्र में तो आता नहीं है। एक बार हम लोग इसको पुनः चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सही आंसर होगा ब्रज ही होगा, कोई नहीं, इसका जो आंसर होगा ब्रज क्षेत्र ही होगा। अगला है, बिरहा किस क्षेत्र का लोक गायन शैली है? तो देखिए बिरहा कहाँ का है? तो बिरहा जो है ना ये पूर्वांचल का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर से संबंधित है? तो चिकनकारी कहाँ से है? लखनऊ से है। नेक्स्ट, आला लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आला लोक गाथा जो है ना, ये वीर रस से संबंधित है और ये बुंदेलखंड का है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो इसको इसका भी सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, इसका भी होगा। अगला है कि कुंभ मेला का आयोजन किस नदी के संगम पर होता है? तो सभी लोगों को पता होगा कि कुंभ मेला का आयोजन जो है ना, गंगा यमुना सरस्वती जो प्रयागराज में, यहाँ पे चूंकि गंगा यमुना तो दृश्य रूप मतलब दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती है ना यहाँ पे विलुप्त हो गई है, तो एक तरह से मान लिया जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का यहीं पे क्या है, संगम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 और इसका कहना है कि देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए सभी लोग पता होगा देव दिवाली का जो आयोजन होता है कहाँ पे होता है? ये वाराणसी में होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 57 का, लठमार होली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो देखिए लठमार जो होली है ना, कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मथुरा और बरसाना का है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पेपर आप लोग देख रहे होंगे, ये पेपर काफी आसान लग रहा होगा जो RAW के से मतलब तुलना करें तो अगला प्रश्न है कि श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। थोड़ा सा यहाँ प्रिंट खराब होगा, ठीक है, तो खैर कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहा है नाग नथैया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? क्या है, नाग नथैया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो देखिए नाग नथैया जो पर्व है ना, ये वाराणसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो 4 प्रश्न और है, बस यही बस खराब है, बाकी सब सही है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल कौन सा है? ये हॉकी माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य देखा जाए तो ग्रामीण प्रतिभा का खोज करना है। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है DGP होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? तो देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? ये है आपका कार्यपालिका का। क्या है? कार्यपालिका का, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला, यूपी 112 किससे संबंधित है? तो आपात पुलिस सेवा से संबंधित है। यूपी 112 किससे संबंधित है? तो ये आपात पुलिस सेवा से संबंधित, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला कि एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य देखा जाए तो महिला सुरक्षा है। क्या है? महिला सुरक्षा, तो 65 का बी हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी कौन सा है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ATS होगा, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला, साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? तो देखिए साइबर अपराध की शिकायत के लिए और जो राष्ट्रीय पोर्टल की बात करें, प्रश्न संख्या कौन सा है? ये 67 है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइबर क्राइम डॉट गवर्नमेंट इन है। क्या है? साइबर क्राइम डॉट गवर्नमेंट इन है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला, आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन सा है? तो देखिए आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय देखा जाए तो प्रमुख निकाय तो क्या कौन सा है? ये है SDM है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 और इसका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन देखा जाए ना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये गृह विभाग अर्थात होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू मतलब भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 2014 में। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो डिजिटल सेवाओं की पहुंच है, एक्सेस टू द डिजिटल सर्विस है। अगला, भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी श्रमिकों को भी लाभ पहुंचाना है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो सभी लोग पता है कि स्वच्छ भारत मिशन नाम से स्पष्ट दिख रहा है, ये स्वच्छता से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखा जाए तो ये गैस कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रण का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय साधु। क्या है? वाइस एडमिरल संजय साधु। भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रण का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल संजय साधु। अगला, G20 समूह में कुल कितने देश सदस्य हैं? क्या है? G20 समूह में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21, ठीक है। G20 समूह में कुल कितने देश हैं? तो 21 हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 77। तो देखिए WHO का मुख्यालय देखा जाए तो जिनेवा में है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता। क्या है? विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आठवां रैंक इसमें हासिल किया विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न है 79 79, इसके कारण नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन बी इसका सी इसका सही हो जाएगा। देखिए पेपर बहुत ही आसान है, अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसका इसमें 85 प्लस हो रहा है, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है कि जितने लोग भी RW का प्रश्न पढ़े होंगे तो उसका मतलब उससे तो मतलब समझिए कि बहुत ही आसान है। तो अगला प्रश्न है 80 प्रश्न कि नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए नाबार्ड का संबंध किससे है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इस IMF वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लोकेटेड? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 81 का बी होगा, वाशिंगटन DC में है।
भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? तो देखिए भारत रत्न जो है किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, नागरिक सम्मान है, तो आप सिविलियन ऑनर है, ठीक है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नाम से ही संबंधित है, ज्ञान से होना चाहिए, साहित्य से, तो ये साहित्य से, लिटरेचर से है। अगला है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? 84। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है ना ये खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 85। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है ना ये है कौन है? ये है एपीजे अब्दुल कलाम, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 86। तो देखिए गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो सभी लोग पता होगा फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो देखिए 89 का सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला एक्सरे की खोज किसने किया था? तो देखिए एक्सरे की खोज किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? रोएंटजन होगा, ऑप्शन सी इसका होगा। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए भारत एक खोज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका कौन है? 92। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका कौन है? ये अरुंधति राय है। और फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? तो देखिए फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया। फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? ये सोशल मीडिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला अच्छा नीचे हमको लग रहा है इसी में था कोई प्रश्न, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं 94 का। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान बीमा क्या है? स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है आयुष्मान भारत। 95 प्रश्न करा फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर कितनी रखी गई है? तो देखिए रेपो दर कितनी रखी गई है फरवरी 2026 के माध्यम से देखा जाए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 5.25% है। अगला नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार से साझा करता है, उत्तराखंड से भी साझा करता है, सिक्किम से भी करता है, लेकिन असम से ये सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। अगला वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो वृद्धा नाम से स्पष्ट है भाई, वृद्धावस्था पेंशन योजना तो वृद्धों को ही मिलेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वृद्ध नागरिकों को। अगला महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो समान अधिकार है, ठीक है, महिलाओं को भी समान अधिकार देना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 99 प्रश्न कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में देखा जाए तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है ना ये कौन सा है? फिनलैंड है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है लास्ट प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में देखा जाए ना तो ये है राजस्थान है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए बिहार है जो में है ना, बिहार है ये पूरब में है, ठीक है, क्या है बिहार जो है पूरब में है। मध्य प्रदेश कहाँ है? तो ये दक्षिण में है मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी राजस्थान कहाँ है? तो ये राजस्थान जो है ये पश्चिम में है। और आगे कुछ और भी ऑप्शन दिया होगा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड सभी लोगों को पता होगा कि ये क्या है? उत्तर में है, ठीक है। तो देखिए 100% हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसी में डेली 2-2 सेट हम लोग सॉल्व करेंगे इस एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट का। अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके।